हाँ बच्चों देखो, अपना टॉपिक चल रहा है एकल स्वामित्व। सबसे पहले तो ये देखो कि एकल स्वामित्व जो व्यवसाय है, ये व्यवसाय का एक ऐसा प्रारूप है, व्यवसाय का ऐसा प्रारूप है जिसमें एक ही व्यक्ति बताओ क्या होता है? स्वामी। एक ही व्यक्ति स्वामी है, एक ही व्यक्ति नियंत्रण करता है, एक ही व्यक्ति जोखिम वहन करता है, एक ही व्यक्ति पूंजी की व्यवस्था करता है। समझ रहे हो? और एक ही व्यक्ति सारे जोखिम वहन करता है। यह होता है एकल स्वामित्व कि एक ही आदमी की जोखिम है, एक ही आदमी बिजनेस में पैसा लगा रहा है, सब कुछ एक आदमी कर रहा है। यह व्यवसाय का सबसे प्रचलित प्रारूप है, सबसे ज्यादा प्रचलित प्रारूप ये है। क्लियर है? अगर कभी एग्जाम आ जाए भारत में तो आप आंसर क्या देना? HUF। अभी इस बार एग्जाम में तो उन्होंने इसका आंसर, हाँ सॉरी, ये तो प्राचीनतम है, प्रचलित में नहीं, प्राचीनतम। सबसे प्रचलित तो हमेशा ही कौन है? एकल स्वामित्व। फिर आपसे पूछा जाए प्राचीनतम स्वरूप है, शुरू से यही चलता आ रहा है। मैं देखो यहां तो लिखवा रहा हूं आपको क्या, एकल स्वामी, इन ब्रैकेट में लिखा रहा हूं भारत में अगर आ जाए तो कौन सा लिखोगे? HUF। समझ में आ गया? अब एक बार नोट्स के साथ पढ़ना है, इसमें मैं बहुत कम चीजें लिखाऊंगा, ज्यादा नहीं लिखेंगे अपन, क्योंकि इसमें कोई परिभाषा वरिभाषा तो कभी आती नहीं। एक बार नोट्स में पढ़ के सुना रहा हूं, देखो देखो बच्चों, व्यवसाय का वो प्रारूप है जिसमें एक ही व्यक्ति व्यापार के लिए धन की व्यवस्था करता है, संचालन भी वही करता है, जोखिम भी वही वहन कर रहा है, नियंत्रण भी वही कर रहा है, इसलिए ये एकल स्वामित्व है। और ये बिजनेस का सबसे प्रचलित प्रारूप है। प्रसिद्ध बोल दो, प्रचलित बोल दो। ये स्वयं के द्वारा स्वयं के लिए किया जाने वाला व्यवसाय है। ये बात समझ में आ रही है? आप किसके लिए व्यापार कर रहे हो? ये खुद के लिए। लाभ कौन कमाएगा? खुद कमाओगे। यह व्यवसाय की प्रथम सीढ़ी है, यह व्यवसाय की प्रथम सीढ़ी है। इसका मीनिंग समझ रहे हो? कोई भी आदमी जब बिजनेस शुरू करता है तो डायरेक्ट कंपनी नहीं बनाता, वो स्टार्टिंग में अनुभव लेता है, काम करता है, तो क्या करेगा? खुद का काम धंधा शुरू करेगा छोटा मोटा। जब उसको लगे कि यार काम चलने लग गया तो फिर वो दिमाग लगाना शुरू करता है कि मैं टैक्स कैसे बचाऊंगा, पैसे कहां से आएंगे। शुरू में थोड़ी आदमी ऐसे सोचता है, शुरू में तो वो चाय की दुकान खोलता है, और जब उसको लगे यार चाय चलने लग गई, मैं तो पूरे इंडिया में चाय की दुकानें खोल सकता हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए पैसे चाहिए, मंगल चाय प्राइवेट लिमिटेड बना सकता हूँ मैं तो फिर वो दिमाग लगाना शुरू करता है कि मैं कंपनी बनाऊं, ये करूं वो करूं। तो पहली सीढ़ी कौन सी है अपनी? एकल स्वामित्व। 99% लोग यहां से शुरू करते हैं बिजनेस करना। जैसे अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो पहले ABCD सीखोगी, वैसे प्रथम सीढ़ी है। अब देखो इसमें जोखिम बताओ, जोखिम इस व्यवसाय में सीमित है कि असीमित? जोखिम कैसी होती है?
असीमित है। इसका मतलब क्या हुआ बताओ? असीमित जोखिम का मतलब क्या हुआ? अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मीनिंग क्या है? मेरी बात समझ रहे हो क्या आप बताएं, क्या मतलब है इसका? है अनलिमिटेड लायबिलिटी का मीनिंग क्या है? मैं ये कह रहा हूं कि एकल स्वामी के व्यापार में जोखिम असीमित होती है। इसका मीनिंग क्या है? नहीं मालूम? लगाओ दिमाग। कोई ऐसी कोई बहुत रॉकेट साइंस तो पूछ नहीं रहा आपसे। आप बताओ जी क्या मतलब होता है? भाई मैं तो इतनी सी तो बात पूछ रहा हूं आपसे कि कोई व्यापारी है एकल लाला जी, उसमें उसकी जोखिम असीमित है। इसका अर्थ क्या हुआ? हाँ, नहीं नुकसान तो देखो कोई भी व्यापार में कितना भी हो सकता है, तो उसमें जोखिम असीमित का मतलब क्या होता है? यस, ये बच्ची ने जो कहा वो सुनो। ये कह रही है कि मैंने कोई धंधा किया और उसमें मेरे को हो गया घाटा। वो घाटा कहां से भरे? मेरी व्यक्तिगत संपत्ति भी बिकेगी, मेरे घर वालों की संपत्ति भी बिकेगी, मेरे घर बार बिक जाएंगे और मुझे वो चुकाना पड़ेगा। मेरी बात समझ गए? आज मान लो सर्जन क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड पे 5 करोड़ का कर्जा हो जाए, 5 करोड़ रुपए का। बात समझना। और हमारे पास चुकाने के लिए 50 लाख की संपत्ति सर्जन में, और बैंक से और इधर उधर से कर्जे ले लिए क्योंकि घाटे में व्यापार चला। आप मेरी बात को समझना। अब वो पैसे हमसे चुक नहीं रहे, क्या करें? मैं और मनीष सर दोनों क्या कर देंगे? हाथ खड़े। और नहीं, सुसाइड क्यों करेंगे? नहीं समझे? हाथ खड़े कर देंगे कि भाई हमारे पास तो जो है ले जाओ। और देखो मजेदार बात, हाथ खड़े करने के लिए जाएंगे बीएमडब्ल्यू कार से और हाथ खड़े करेंगे, तो वो जो मांगने वाले वो मेरी कार की तरफ देखेंगे, कार मेरी। मैंने कहा सुन रहे भाई, कर्जा किसको दिया था? सर्जन क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड को। तो किससे भुगत? कंपनी से। कंपनी को दिवालिया घोषित करा दो, कोर्ट में जाएंगे, कंपनी की संपत्ति ही बिकेंगी और उससे जो चुकेगा चुक जाएगा, बाकी दिवालिया घोषित। और भले ही मेरे पास में करोड़ों की संपत्ति है, मेरे पास करोड़ों की है, पर मेरी कंपनी क्या हो गई? दिवालिया। वो मेरी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं ले सकते। बात समझ में आ रही है? ये कंपनी का गुण है। पर लाला जी ऐसा नहीं कह सकते कि साहब मेरा व्यापार अलग था, मेरा घर अलग है, मेरा घर क्यों बेच रहे हो, मेरे व्यापार में जो भी चीजें बेच दो, मेरी दुकान बेच दो। नहीं, क्योंकि इसमें दायित्व कैसी होती है बताओ? असीमित जोखिम है और अविभाजित जोखिम है। अविभाजित जोखिम है। अविभाजित का मतलब कोई दुख दर्द बांटने वाला नहीं, अकेले हो। और असीमित का मतलब होता है व्यक्तिगत संपत्ति भी उत्तरदायी। आपकी व्यक्तिगत संपत्ति भी बिकेगी साहब। बोलो, ये बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट बताओ, एकल स्वामित्व में दायित्व की बात करते हैं। ये तो जोखिम की बात कर ली। दायित्व कैसा होता है? सदैव असीमित दायित्व होता है। असीमित दायित्व। और असीमित दायित्व का मतलब क्या है? कि व्यापार के ऋण या हानि के भुगतान हेतु
एकल स्वामी की व्यक्तिगत संपत्ति उत्तरदायी। कर्जा है व्यापार का और बिकेगी पर्सनल असेट्स, इसे दायित्व कैसा है? असीमित। और बच्चों जहां दायित्व असीमित आ गए ना, ये मान लेना कि वहां पर क्या नहीं है? पृथक अस्तित्व नहीं। इसका मतलब समझ गए कि व्यापार और व्यापारी अलग नहीं है। अकाउंट्स की कॉन्सेप्ट अलग है, पर हमारे हिसाब से लाला जी और लाला जी की दुकान एक ही है, अलग नहीं है। दुकान डूब गई, लाला जी डूबेंगे, दुकान ऊपर गई, लाला जी उभरेंगे। ये बात समझ में आ रही है? निर्माण एवं समापन बिल्कुल क्या है? आसान। क्यों आसान है? क्योंकि कोई वैधानिक औपचारिकता नहीं, नो लीगल फॉर्मेलिटी। इसलिए फॉर्मेशन और डिसोल्यूशन दोनों ही क्या है? बाइंड अप करना और फॉर्मेशन करना दोनों इजी है। क्यों इजी है? बिकॉज देयर इज नो लीगल फॉर्मेलिटी। अच्छा बताओ, इसमें कोई कानून लागू होता है क्या? भाई आप पार्टनरशिप बनाओगे तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लगेगा। एलएलपी बनाओगे तो एलएलपी एक्ट 2008 लगेगा। कंपनी बनाओगे तो आपके ऊपर कंपनी अधिनियम 2013 लगेगा। एचयूएफ है अगर हिंदू अविभाजित परिवार, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लगेगा। तो सब में कानून है। समिति बनाओगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 लगेगा। सब में कानून है। पर लाला जी के यहाँ कोई कानून है क्या? बताओ, लाला जी को दुकान खोलने कोई कानून लगेगा क्या? कोई कानून अप्लीकेबल है या नहीं है? तो साहब यहां पर सिर्फ एक कानून है। लाला जी के केवल एक कानून लगता है और उस कानून का नाम है धरती का कानून। सर ये कौन सा एक्ट आ गया? ये धरती माता का एक्ट है। और धरती माता एक ही बात बोलती है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तुम जितनी मेहनत करोगे उतना कमाओगे, जितना आलस करोगे उतना खोओगे। कैसा होता है या नहीं होता? कल मैं मेरे साले के बच्चे के मेडिकल कॉलेज गया तो हमें मालूम चला कि उसकी 60% है। मैंने कहा 40% कहाँ रहता भाई? घर से तो वो डेली जाता है। अब क्या होता है, देखो अपने बच्चे को कोई भी ढंग से पालना ही चाहता है। हमने उसको सारी सुविधा दे रखी है, उसको कार दे रखी है आने जाने के लिए। 26,75,000 रुपये सालाना उसकी फीस भरते हैं, उसके ऊपर से खर्चे हैं वो अलग। आप देखो इतनी सुविधा दे रखी है और वो भाई क्या कर रहा है? 60% प्रेजेंट है। 60%। इसका मतलब अगर महीने में 25 क्लास हो रही है तो आप देख लो, वो 15 क्लास ले रहा है तो बाकी 10 में कहा जा रहा है? और मुझे तो कल मालूम चली ये बात जब उन्होंने बताई। फिर मार्क्स भी उसके 50% मार्क्स आ रहे हैं। 40% तो पासिंग मार्क्स ही है। हालांकि मेडिकल में 70% से ज्यादा नहीं आते, पर 50% ही आ रहे हैं। तो मैंने उसे बताया कहाँ जाता है? तो फूफा जी कई बार ये बोर करते हैं, हम कैफेटेरिया में बैठ जाते हैं, हॉस्टल में चल जाते हैं। मैं कहा बड़े मौज मस्ती में लग रहा है, ऐसे ही बोल रहा है मेरे को। तो मैंने कल क्या किया, उसकी गाड़ी में जीपीएस लगवा दिया कल की डेट में ही। तो फूफा जी ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? मैं कैसे बोलता है? मैं कहा धरती का कानून है साहब, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। मैं कहा तू कर्म कांड करेगा, तेरे से एक दबा के मैं हूं। और सारे टीचर से मेरे नंबर दे के आ गया। और उनकी एक वेबसाइट है, वो मुझे मालूम चल गई अब
कि उनकी परफॉर्मेंस असेसमेंट के रिजल्ट्स सब उस पे आते हैं। तो मेरे को क्या बोलते हैं, फूफा जी मैं एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ, 11th का नहीं हूँ। मैं कहा मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, तेरा बाप नहीं हूँ। ये और सुन ले, वो बेचारा सिर पट कर लिया। और फिर मेरी वाइफ को फोन करते रहे, बुआ आपको पूरी दुनिया में यही आदमी मिला था क्या, इससे शादी करनी थी क्या? बेचारा दुखी मेरे से पूरी तरीके से। अरे बोले खाएगा फूफा हुआ है ये, आप समझ रहे हो? अब उसकी परफॉर्मेंस से साहब कानून लगाने पड़ते हैं हमको, करें क्या? जैसा बोओगे वैसा पाओगे। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, देखो किस टाइप का क्वेश्चन आया, जरा देखना। एकल स्वामित्व का क्वेश्चन आपके सामने है। और एक और बात बता देता हूं, पीओ की बुक में जितने भी क्वेश्चन है ना, एक भी मेरे नहीं है। ये जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो सब एग्जाम के आए हुए, इसका आंसर बताओ। एकल व्यापार अधीन होता है जिससे धरती के, क्योंकि ना तो इस पे एमआरटीपी, मतलब लगते तो हैं सारे कानून, लेकिन ये इनकी वजह से एकल स्वामित्व का संचालन नहीं होता। एमआरटीपी एक जानते हो, मोनोपोली रेगुलेशन ट्रेड प्रैक्टिस, एकाधिकार को कंट्रोल करने के लिए एक्ट है। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो आपको कोर्स में ही है, और ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अगर आपने जूनियर अकाउंटेंट करा हुआ तो वहां पढ़ा होगा। बोलो क्लियर है? चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो कानून इस पर कोई लागू नहीं होता, सिर्फ धरती का कानून लागू होता है। और निर्माण और समापन इसका बिल्कुल क्या है, आसान। इसकी एक और खास बात है कि आप सीखकर क्या कर सकते हो, बताओ शीघ्र निर्णय क्यों ले पाते हैं? क्योंकि कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं। इस व्यापार की एक और विशेषता है कि चीजें क्या रहती हैं, गोपनीय। ये पॉइंट पॉइंट लिख रहा हूं, समझ जाओगे ना, इससे ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी इसमें बनी रहती है, क्योंकि एक ही आदमी तो राज इधर उधर नहीं जाते। एक और खास बात है, लाभों का बंटवारा नहीं, लाभों का बंटवारा नहीं, लाभ भी नहीं बढ़ते क्योंकि आप अकेले ही हो। जब दायित्व भी नहीं बढ़ रहे तो लाभ भी नहीं बढ़ रहे, जोखिम भी नहीं बढ़ रही। यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर है? एक और खास बात है, कार्य की प्रत्यक्ष प्रेरणा। इसका मतलब बताओ क्या समझे? डायरेक्ट मोटिवेशन मिलेगा, कार्य की प्रत्यक्ष प्रेरणा मिलेगी। देखो आप पढ़ाई कर रहे हो, आप रियलिटी बताओ, आप किसके लिए पढ़ाई कर रहे हो? खुद के लिए, दूसरे के लिए थोड़ी पढ़ रहे हो। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर मैं सक्सेस हो गया तो किसका भविष्य बनेगा? आपका ही बनेगा। आप ही के काम आना है, दूसरे के काम नहीं आना, इसलिए आप अपनी तरफ से पूरी जान लगाते हो, यार मेरा खुद का ही भविष्य बनेगा। तो खुद के लिए कोई काम नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा? और एक बात बताओ, आप मेहनत करो और आपको रिजल्ट मिले, आप समझ रहे हो मेरी बात? आपने कोई एग्जाम दी और आपको रिजल्ट मिले तो आपको क्या लगेगा? यार मेरे मेहनत का फल मिल गया। इसको हमेशा अपने काम की उपलब्धि का क्या होता है, एहसास होता है। इसको हमेशा अपने काम की उपलब्धि का एहसास होता है, यार मुझे कुछ उपलब्धियां मिली हैं। ये बात समझ में आ रही है? इसमें इस टाइप की दुकानों में एक और खास बात है, एक खास बात और इस टाइप की दुकानों में। देखो मैं आपको बताता हूँ, नाई है ना, दाढ़ी कटिंग करवाने जाते हैं, मेरी एक फिक्स दुकान है, मैं उसकी जाता हूँ। अच्छा क्यों जाता हूँ? थोड़ी सी इज्जत कर लेता है जी अपनी। जाते हैं, अरे आइए साहब आइए, चाय मंगाता है, बैठो सर बैठो। कोई एक आध पहले के बैठे हुए रहते हैं, यार तेरा बाद में नंबर लेता हूँ, पहले सर का ले लेता हूँ। पहले नंबर भी ले लेता है, चाय भी पिलाता है, रुपये 50 ही दे रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा रुपये नहीं दे रहा। ऐसा क्यों करता है वो? क्योंकि मैं उसका परमानेंट ग्राहक हूं और बाकी चलते फिरते आते हैं।
तो वो परमानेंट कस्टमर की इज्जत करना शुरू करता है कि यार ये अपना परमानेंट है। उसको ये भी मालूम है कि अगर मेरे को टाइम लग रहा है तो सर को मैं टाइम देके दोबारा बुला लूंगा, पर ये दूसरे के पास नहीं जाएंगे, ये मेरे पास ही आएंगे। तो इससे क्या होता है, ग्राहक भी संतुष्ट और दुकानदार भी खुश। इससे ग्राहक से प्रत्यक्ष संपर्क बना रहता है, क्योंकि अकेला ही तो है, डायरेक्ट उसका कनेक्शन है कस्टमर से। और देखो बच्चों, जब आप अपना खुद का धंधा करते हो ना, तो चाहे आदमी कम कमा ले, उसके मन में क्या होती है, सेटिस्फेक्शन, आत्मसंतुष्टि रहती है कि यार मैं जितना कर रहा हूं उतना मेरे को मिल रहा है। आत्म संतुष्टि, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपके अंदर आता है, आत्मसंतुष्टि आती है कि यार मैं जो कर रहा हूं वो मुझे मिल रहा है, इससे ज्यादा मेरे को क्या मिलता। समझ में आ रही बातें? आगे बढ़ते हैं, देखो नोट्स के साथ भी चलते जाते हैं। अब देखो ये परिभाषाएं दी हुई है, परिभाषा फर्स्ट ग्रेड में इसमें नहीं आएगी, तो इसे मैं नहीं लिख पा रहा। निर्माण और समापन दोनों क्या है, ये लिखवा चुका हूं। दायित्व, लाभ अकेला प्राप्त करेगा, जोखिम भी अकेले की। कंट्रोल पूरा किसका है, खुद का ही है। ये आपको स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे लिखा चुका हूं कि साहब एक ही व्यक्ति के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। समझ में आ रहा है? कंट्रोल भी इसका खुद का ही है, कोई दूसरा कंट्रोल करने वाला है नहीं, पृथक अस्तित्व होता नहीं। ये एक पॉइंट रह गया। इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है व्यापार की, इसमें निरंतरता का क्या होता है, अभाव। बताओ ऐसा क्यों? सॉरी, निरंतरता का अभाव। देखो मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल कहानी सुनाता हूं। मेरे पापा हमारे गांव में अच्छा खासा बिजनेस था उनका, और बिजनेस कर रहे थे। हमारी जॉइंट फैमिली थी, ताऊ जी चाचा जी सब थे, और सब जो बिजनेस था उसके प्रोपराइटर मेरे पापा थे, क्योंकि मेरे ताऊ जी है ना बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे, और सारा ये मान लो जो घर का करता धरता था ना वो मेरे ताऊ जी थे, और उनमें बुद्धि का लेवल तो मतलब इतना खतरनाक है, अब तो रहे नहीं वो। तो उन्होंने कभी भी अपने नाम से व्यापार नहीं किया। किसके नाम से किया, मेरे पापा के नाम से, छोटे भाई के नाम। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी किसके नाम खरीदी, मेरे पापा के नाम से, कि भाई छोटे भाई के मन में फर्क नहीं आना चाहिए, और उसको मालूम है कि भाई मेरे बिना ये कुछ कर नहीं सकता, तो मेरे पापा के नाम से खरीदते थे वो, भाई छोटे भाई के मन में फर्क नहीं आना चाहिए। अच्छा, पापा ऐसे थे कि मेरे ताऊ जी को देखते हैं ना ये थर थर कांपते थे कि मेरे पापा बीड़ी पीते थे। भाई बिगड़े हुए थे मेरे पापा, अब वो बचपन में बिगड़ गए थे। जब किसी के बड़ा भाई होता है ना, छोटा भाई बिगड़ता पक्का है, और निश्चिंत रहते थे, उन्हें कोई परवाह नहीं रहती थी, बोले भाई साहब है ना। लेकिन ताऊ जी से कांपते थे इतने भयंकर। और मेरे ताऊ जी मेरे पापा के मेरी मम्मी के सामने थप्पड़ रख देते थे ढाक, क्योंकि दबंग टाइप के आदमी थे। और मेरे पापा यूं नीचे गर्दन रखते थे, भाई साहब गलती हो गई भाई साहब। कभी उन्होंने भाई साहब के सामने नीचे गर्दन के अलावा ऊपर नहीं करी। लेकिन सारा धंधा किसके नाम, पापा के नाम, सारी प्रॉपर्टियां किसके नाम, पापा के नाम, और उनके मन में कभी नहीं आता था। फिर क्या हुआ साहब, परिवार बढ़ते गए तो हमारे बंटवारे हुए। बंटवारे कैसे हुए कि भाई तेरा बेटा सीए बन गया है, वो जयपुर रहेगा, तू वहां ले। तो पापा ने कहा भाई साहब आप तो आशीर्वाद दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ लेके भी नहीं आए, सब वहीं छोड़ी आए। अब वो ताऊ जी के पास रह गई। अब प्रॉब्लम क्या, कि प्रॉपर्टियों की तो कोई लड़ाई हमारी तो थी नहीं, ताऊ जी ने रख ली हमने रख ली, एक ही बात है। प्रॉब्लम ये कि वो जो दुकान चल रही थी ना, उस दुकान के प्रोपराइटर कौन, पापा। बैंक अकाउंट खुला हुआ था, चेक पे साइन किसके होते थे, पापा के। और वो नाम इतना फेमस हो गया था 40 सालों में कि वो नाम हम चेंज नहीं करना चाहते थे। अब पापा आ गए जयपुर,
अब चेक पे साइन करे तो कौन करे, बैंक में पैसे जमा कराने जाए कौन करे, और नाम चेंज करना नहीं चाहते। इतनी तकलीफ हुई हमको, क्योंकि प्रोपराइटर कभी चेंज नहीं होता, ध्यान रखना, मेरी बात समझ गए। आज सर्जन क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड हमने कंपनी बनाई, कल को मैं रहूं या नहीं रहूं, मनीष सर रहे या नहीं रहे, कंपनी चलती रहेगी, नाम भी यही रहेगा। हमको अगर यहाँ से निकलना है तो क्या करें, शेयर बेच दें, डायरेक्टरशिप छोड़ दें, दूसरे लोग आ जाएंगे, कंपनी वही रहेगी। पार्टनरशिप फॉर्म है, उसमें आप 2 पार्टनर हो, इसको ऐड कर लिया, इसको बाहर कर दिया, फर्म वही चलती रहेगी। लेकिन लाला जी की दुकान है अगर, तो वो चेंज नहीं होती। तो ये हमारे को प्रैक्टिकल समस्या आई। तो ताऊ जी मेरे पास आए, बोले बेटा देख ऐसे समस्या आ रही है, तू सीए, तू बता क्या करे। मैं कहा मेरे पास एक जुगाड़ है। मैं कहा प्रोपराइटर तो चेंज होता नहीं, बोले तू बता। मैं कहा आप इसी नाम से जीएसटी नंबर ले लो, नया रजिस्ट्रेशन करा लो, क्योंकि पब्लिक को ये तो मालूम है नहीं इसका मालिक कौन है। नाम से मतलब है, वही नाम से हमने नया रजिस्ट्रेशन लिया, डे 1 से नई फर्म चालू करानी पड़ी उधर ताऊ जी के नाम से, और मेरे पापा की जो फर्म थी उसको क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा। ये सबसे बड़ी समस्या है एकल स्वामित्व में, कि ना तो ये ट्रांसफर होती है, ना हित का हस्तांतरण कर सकते हो आप, ये तो बिकेगी बस, हित का हस्तांतरण भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कोई शेयर होते ही नहीं, तो ट्रांसफर क्या करोगे, इसको तो बंद ही करना पड़ेगा और बेचना ही पड़ेगा बस दूसरे को। शेयर तो है नहीं कि कम, व्यापार तो वही रह जाए और आदमी चेंज हो जाए, ऐसा इसमें कभी नहीं होता भैया, ये ध्यान रखना। बोलो समझ में आ रही है? ये बड़ी समस्या है एकल स्वामित्व व्यापार की। मेरे पास तो कई क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं सर हम ज्यादा फॉर्मेलिटी भी नहीं चाहते, तो सबसे आसान तो एकल स्वामित्व है, कुछ करना ही नहीं है आपको, बिजनेस शुरू कर लो। लेकिन ये जब आपका व्यापार बढ़ता है ना और समय हो जाता है, तब आपको सबसे ज्यादा तकलीफ यही व्यापार देता है, क्योंकि इसमें तो बड़े पंगे। मान लो किसी की अचानक से डेथ हो जाए, तो अगर व्यापारी की मृत्यु हो जाए तो बंद, तो बताओ कहां निरंतरता है, और मृत्यु तो कभी भी हो सकती है। सबसे प्रचलित प्रारूप है। अच्छा एक और बात, ये खाली समझ लो, लिखने की जरूरत नहीं है, एक लाला जी का व्यापार पूरे विश्व में नहीं फैल सकता। लाला जी का व्यापार का क्षेत्र क्या होगा, सीमित ही होगा, ये बहुत बड़ा व्यापार नहीं कर सकते। और ये खास बात है, बताओ ये समामेलित है कि असमामेलित, इनकॉर्पोरेटेड की अनइनकॉर्पोरेटेड, यह व्यवसाय का असंगठित या असमामेलित, अनऑर्गेनाइज्ड, अनइनकॉर्पोरेटेड, अनऑर्गेनाइज्ड और अनइनकॉर्पोरेटेड प्रारूप है। क्या समझे बताओ, अनऑर्गेनाइज्ड, अनइनकॉर्पोरेटेड, क्या होता है इसका अर्थ, इसका कहीं कोई रजिस्ट्रेशन तो है नहीं, पंजीकरण कहीं है नहीं, और कोई फिक्स ऑर्गेनाइज्ड चीज है नहीं। आपको ऐसा झटका लग सकता है कि किसी लाला जी की दुकान पे आप सामान लेके गए, उसने कहा भाई साहब 1 महीने तक की गारंटी है, आप कभी भी वापस दे जाना। आप 5 दिन बाद गए वापस देने के लिए, लाला जी की दुकान ही गायब, आप ढूंढते रह जाओगे। क्यों, कोई रजिस्ट्रेशन तो है नहीं, कोई एड्रेस है नहीं, कोई ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट है नहीं। आप समझ रहे हो? अभी आपको मैं मेरी बात बताता हूँ। मैंने मेरे घर की छत पे सोलर लगवाया, सोलर प्लांट मेरे घर पे लगा हुआ है, क्योंकि मेरे घर में 5-6 एसी है और कोई बिना एसी के बैठता नहीं। तो मेरे बिल आते थे 20-20 हजार के, 22-22 हजार महीने के। अब मैं परेशान, किसी को टोक दें तो मुंह फूल जाए, करे तो क्या करे आदमी, और नॉन स्टॉप एसी चला के पड़े रहते हैं जब देखो तब, तो बिल तो मेरा आ रहा है। तो मैंने कहा यार अब इसका ये सोल्यूशन है, सोलर लगा लेते हैं। तो मैंने सोलर के लिए ट्राई करी, तो एक आदमी मेरे को मिल गया। मैं कहा भाई साहब ये सोलर लगा तो रहा हूँ, पर इसकी क्या गारंटी वारंटी है? तो उसने कहा ये जो सोलर के पैनल है ना, इसके 25 साल की गारंटी है,
चाहे बंदर आके कूद जाए, अगर ये टूट फूट गया 25 साल में कंपनी वापस देगी आपको। मैं कहा तेरी तो गारंटी है 25 साल की, अब बताओ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ऐसे किसी लाला जी की दुकान से ये नहीं खरीदूंगा, क्योंकि लाला जी की खुद की गारंटी नहीं है 25 साल की, वो कैसे गारंटी देगा। तो मैंने फिर कंपनी से खरीदा, क्योंकि कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियां हैं साहब, और वो आज है तो कल भी है तो परसों भी, उनका स्थायित्व तो है, यहाँ तो स्थायित्व ही नहीं है। समझ में आ रही बात। इससे ये अनऑर्गेनाइज फॉर्मेट होता है। अब इसके लाभ क्या है, एकल स्वामित्व के कुछ लाभ भी हैं, फायदे भी हैं। सबसे बड़ा फायदा तो लाभ नहीं बटेंगे, जो भी कमाओगे आपके कार्य की क्या मिलेगी, प्रत्यक्ष प्रेरणा। ग्राहक से क्या है, व्यक्तिगत संपर्क। हमेशा आपका आत्मा और मन खुश रहेगा कि यार जो मैं कर सकता था मैं कर रहा हूं। और तुरंत निर्णय, शीघ्र कार्य, आप निर्णय तुरंत ले सकते हो, काम तुरंत शुरू कर सकते हो, कोई रोकने टोकने वाला है नहीं। गठन और समापन आसान, क्योंकि कोई लीगल फॉर्मेलिटी है नहीं। सूचना हमेशा क्या रहेंगी, गोपनीय है। फ्लेक्सिबल भी है, ये लॉसशील भी है, क्योंकि आप जब चाहो तब बिजनेस बंद कर सकते हो और जब चाहो तब चालू कर सकते हो। पूरा कंट्रोल आपका है, उपलब्धि का आपको हमेशा क्या होगा, एहसास होगा। ये इसके कुछ फायदे हैं। तो कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है, दायित्व क्या है, असीमित। जोखिम कैसी, अविभाजित, कोई दुख दर्द बांटने वाला ही नहीं है। और साधन कितने होंगे आपके पास, सीमित। थोड़े से पैसे होंगे, थोड़ा सा व्यापार कर पाओगे। लोगों का विश्वास नहीं होता कि लाला जी हैं कल मर गए तो जनता का विश्वास नहीं होता। बहुत ज्यादा आपके पास में आगे बढ़ने के अवसर नहीं होते हैं, क्योंकि अकेला आदमी, वो कहते ना, एक अकेला चना फाड़ नहीं फोड़ सकता। तो क्या कर लेगा आप, आपके पास में 5 लाख होंगे, 10 लाख होंगे, 20 लाख होंगे, उससे उतना ही तो धंधा करोगे। 20 करोड़ कहां से ले आओगे। प्लस लाला जी तो कोई भी बन सकता है, इसमें कोई योग्यता की तो आवश्यकता है नहीं, इसमें मैनेजमेंट के कौशल होते भी नहीं। व्यवसाय का जीवन काल लाला जी के जीवन काल जितना ही होता है, सीमित जीवन काल है। ये तो व्यापार की बात कर रहे हो, ये राजा महाराजा जिन किलों के लिए, दुर्ग के लिए लड़ाई लड़े, आज वहां पे 10 रुपए की टिकट लग रही है खाली। अकबर को मालूम होता है कि चित्तौड़ में 10 रुपए की टिकट से एंट्री है, तो गाय को सेना लेके जाता, 10 रुपए की टिकट कटा लेता, देखना ही तो था उसको, मैं देख लेता। तो स्थायी जीवन में कुछ नहीं है। जिन किलों के लिए रक्त बहाए गए, आज वो टूरिस्ट प्लेस है। समझो ना मेरी बात। तो सीमित जीवन काल है, और ये एक बहुत बड़ा निर्णय है, लापरवाही पूर्ण निर्णय। समझ रहे हो। अभी देखो मेरे दिमाग में, मैं क्या थोड़ा फितूर वाला आदमी हूँ, उल्टे सुल्टे विचार मेरे दिमाग में चलते ही रहते हैं। मेरे दिमाग में कल परसों एक बात आई। मैंने एक सेक्टर 18 में प्रताप नगर में एक मकान खरीदा था, और ये खरीदा था मैंने 2009 में, और ये मैंने खरीदा था 14 लाख का। ठीक है, लोन लिया था 10 लाख का, लोन तो चुका दिया। आज उसकी वैल्यू हो गई 1 करोड़। तो मेरे दिमाग में मालूम क्या विचार आया, फिर इसको बेच देता हूँ, इसको बेच देता हूँ, क्योंकि इसकी हाइट आ गई। अब इससे ज्यादा रेट नहीं बढ़ेंगे। 1 करोड़ का मकान कौन खरीदेगा, वो भी खाली 111 गज का, और उसकी वैल्यू हो गई 1 करोड़। मैं इसको बेच देता हूँ यार, और बेच के किस में लगा दूं, म्यूचुअल फंड में। और 5 साल के अंदर 1 करोड़ के 5 करोड़ हो जाएंगे। मैं अपने ये काम करते हैं। और मेरे एकदम दिमाग में चस गई, मैंने 2-4 प्रॉपर्टी वालों को भी बोल दिया भैया बिकवाओ रही है। ठीक है, तो मैं बैठा था ऐसे, फोन फान चल रहे थे, 1-2 के फोन आए। मनीष बैठा था, क्या कर रहा है, मैं कह रहा एक मकान है बेच रहा हूँ। क्यों, क्या बात, सब सही है, जमीन जायदाद क्यों बेच रहा है। ये तो तुम्हारी घटिया सोच है, आदमी अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा तो तुम सोच रहे हो बर्बाद हो गया। मैं कह नहीं यार, ये ऐसे करूंगा। बोले तेरा माथा खराब है। बोले तू जमीन बेच के शेयर मार्केट में पैसा लगाएगा। शेयर मार्केट में आज 1 करोड़ के 20 लाख भी हो सकते हैं, हो जाएंगे। तो यार क्या 14 में लिया था अपन ने, तो हो जाने दे। बोला यार गजब आदमी है, इतनी जोखिम क्यों ले रहा है भाई। मैं कह यार इतना पैसा चाहिए। फिर मनीष ने मेरे को 15-20 मिनट समझाया कि रहने दे, देख ज्यादा लालच मत कर, तसल्ली ले ले, जी को ऊपर नहीं ले जाएगा पैसे। मैंने कहा भैया सिकंदर खाली हाथ गया था, मैं नहीं जाऊंगा। अब लोग डायलॉग मारते कफन में जेब नहीं होती, मैं ऑर्डर देके आ गया, पहले ही सिलवा के आया हूँ बाकायदा जेब वाली।
कि भैया ये रख लो, मेरे में तो जेब के पैसे डाल के भेजना। मनीष ने मेरे को समझाया, तो अब क्या है, बड़ा है मेरे से, बड़ा भाई है, तो मैं इसको टालता नहीं हूँ। मैंने वो एक बार आइडिया क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। बताओ, अकेले आदमी से गलती हो सकती कि नहीं हो सकती? एक से भले दो, लापरवाही पूर्ण निर्णय। अकेला आदमी कुछ भी निर्णय ले लेगा और गलतियां होंगी। ये बताओ, ये व्यापार का प्रारूप कहां पर सही है? लाला जी की दुकान कहां सही है? जब मार्केट क्या हो, छोटा हो, लोकल एरिया हो, तो फिर आप एकल स्वामी व्यापार करो। जैसे सब्जी बेचने वाला कंपनी थोड़ी बनाएगा। सर रिलायंस फ्रेश तो बनी है, वो तो पूरे इंडिया में सब्जी बेच रहे हैं ना। हम तो खाली किसकी बात कर रहे हैं, बताओ? लाला जी के दुकान की। अच्छा, अक्सर देखो बुटीक वुटीक जो लेडीजें करती हैं, वो अपनी रुचि के हिसाब से काम करती हैं। प्लस व्यवसाय जिनके कार्य का स्तर क्या हो, कम हो, जैसे चाय वाले, ये लोकल एरिया वाले लोग काम करते हैं। हमारी जो कोचिंग लाइन है, अब आजकल तो ऑनलाइन की वजह से चलो पूरे इंडिया में फैल गए आप, ये तो कोचिंग लाइन में फेस टू फेस संपर्क होना जरूरी है। तो इसका स्तर हमेशा क्या रहेगा, कम ही रहेगा। और ऐसे बिजनेस जिसमें पैसों की आवश्यकता नहीं होती, वहां पर क्या बेस्ट है बताओ? एकल स्वामी। इतना काफी है, अपन ने टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया है, एकल स्वामित्व। कल अपन पढ़ेंगे क्या, साझेदारी अधिनियम। एक दो क्वेश्चन के जवाब दे दो बस। आपने एक क्वेश्चन तो कर लिया एकल स्वामित्व का, दूसरे क्वेश्चन का जवाब दो। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बहुत आसानी से वाइंड अप किया जा सकता है? क्योंकि तो इसमें कोई फॉर्मेलिटी ही नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, व्यावसायिक संगठन का सबसे पुराना रूप। अब देखो एग्जाम में आया हुआ है और आरपीएससी ने अलग माना, और मैं आपको इसका प्रूफ दे सकता हूं, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या आंसर दोगे बताओ? एकल स्वामित्व, क्योंकि इसमें एचयूएफ नहीं है। और कौन सा कथन गलत है? ये क्वेश्चन खैर आप अभी नहीं बता पाओगे, क्योंकि इसमें मुझे प्राइवेट लिमिटेड और ये सारी कंपनियां भी आपको एक बार बतानी पड़ेंगी। क्लियर है यहाँ तक का? चलिए, तो याद आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 शुरू कर देंगे।